अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट है वो आपको पता है, वो पार्ट 3 में आता है और इसको पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक। और अगर आप देखें फंडामेंटल राइट एक तरीके से मतलब ये वो राइट हैं जो कि एक आम इंसान को मिलने ही चाहिए होते हैं, और अगर उसको ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो ही और शी कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अगर कुछ इस तरीके से उसको दिखता है कि हाँ उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या नहीं मिल रहा है ना। मीन्स मौलिक अधिकार। ठीक। तो अगर मैं इसमें देखूं, जैसे कि इसमें शुरुआत ही आर्टिकल 12 से हो जाती है। ठीक, एक आर्टिकल आपका 12 होता है। तो लेकिन एक चीज उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कब क्या होता है इसमें। इसमें कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो कि कुछ सिटीजन्स को एप्लीकेबल हैं, और बाकी अदर मतलब इन द सेंस की मतलब स्पेशल, जैसे कि आपको होता है ना कि आप स्पेशल आप वुमेन के लिए कुछ बना सकते हैं स्पेशल, मतलब कुछ अगर स्टेट प्रमोट करना चाहे या वीकर सेक्शन बोल देता है ना उसमें बना सकते हैं, तो इस तरीके से अगर आप प्रमोट करना चाहें। ठीक। और कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं कि जिसमें आपके जो फंडामेंटल राइट हैं तो एक तरीके से उनको सस्पेंड भी करा जाता है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पे सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 आपका सस्पेंड नहीं होता है। ठीक। और जो आर्टिकल 19 मिला हुआ है वो भी सस्पेंड हो जाता है आपके किस ग्राउंड पे, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के लिए 3 ग्राउंड होते हैं ना, पब्लिक पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी वगैरह आपका। ठीक है, कि ग्राउंड्स है जिन ग्राउंड्स पर आपके रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, चाहे वो आर्टिकल 19 है चाहे वो आर्टिकल 26 है। ठीक। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं आप डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12। ठीक। तो यहाँ पे आर्टिकल 12 जो है, वो जो स्टेट है उसका मतलब सिर्फ राज्य से नहीं है। ठीक। उसका मतलब सिर्फ राज्य से नहीं है। स्टेट का एक वाइडर सेंस आपको देखने को मिलेगा। स्टेट का वाइडर सेंस इन द सेंस क्या कि स्टेट आपके एक कंट्री को भी कहा जाता है, जैसा भारत उसको एक स्टेट की तरह भी दिखाया जाता है। ठीक। और आपकी एक प्राइवेट बॉडी भी स्टेट की तरह काम करती है, चाहे वो आपकी म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी हो वो भी एक अपने आप में स्टेट है, चाहे आपकी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, ठीक, वो भी आपका स्टेट है। आपकी LIC कंपनी वो भी आपकी स्टेट है। ठीक, चाहे कोई वो स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कोई भी हो, चाहे आपका DMRC हो दिल्ली मेट्रो, वो भी एक अपने आप में स्टेट है। ठीक। तो स्टेट को काफी अच्छे से मतलब डिफाइन इन द सेंस, ये मतलब सिंपल ये नहीं होता स्टेट का मतलब कि वो राज्य है, मतलब जो भी काफी अच्छे मतलब आप खुद समझ सकते हैं इस चीज को। स्टेट क्यों बोला गया होगा इन चीजों को, जैसे DMRC वगैरह ये सब यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं। ठीक। और आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का हनन वगैरह कुछ हो जाता है, ठीक, काफी अच्छे से, तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 अगेंस्ट दीज स्टेट, विच स्टेट, LIC या आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया या DMRC हो गया। ठीक। और जो आपका चाहे पार्लियामेंट है वो भी एक तरीके से स्टेट है, आपका स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी एक स्टेट है। तो हियर स्टेट डज नॉट मीन ओनली कि राज्य है। ठीक। स्टेट मीन्स कि वो एक काफी अच्छे से अथॉरिटी जहाँ पे मतलब आपको ऐसा समझ सकते हैं, हाइपोथेटिकल सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि वही स्टेट होंगे सर। ठीक। कि मतलब जहाँ पे काफी अच्छे से पीपल एंगेजमेंट और पीपल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो काफी अच्छे से देखने को मिले आपको, है ना, कि वो हो रहे हैं कि अच्छे से नहीं हो रहे हैं चीजें। ठीक। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो स्टेट सिंपल डज नॉट मीन ओनली राज्य। ठीक। तो प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी। अच्छा मैं अपना माइक को बढ़ा लूं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा, मैं करता हूँ। एक एक मिनट दीजिए, मैं ईयरफोन कनेक्ट कर रहा हूँ, ईयरफोन में मे भी ज्यादा
एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, अभी अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो। आवाज अभी तो आ रही होगी, लैग तो नहीं कर रही है ना? अल्टीमेट, अरे वाह। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक। और वही आर्टिकल 13 क्या कहता है? आपका आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है, और मतलब इन द सेंस कि अगर कोई भी लॉ, सिंपल वे में, अगर कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच अगेंस्ट इट टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वेयर यू वांट टू गो। ठीक। तो आपको इससे पता क्या चल रहा है? ये डायरेक्टली आपको जुडिशियल रिव्यू की परमिशन दे दे रहा है लॉज के अगेंस्ट। ऑब्वियसली आता, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? उन लॉज का जुडिशियल रिव्यू होगा सर। ठीक। चाहे वो हाई कोर्ट में लेके जा रहे हैं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, तो आर्टिकल 13 डायरेक्टली प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू। ठीक। जुडिशियल रिव्यू पावर। अगर आप इसमें देखें, ये मैंने कल भी हम लोगों ने डिस्कस करा, तो लॉ के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि इसमें लॉ दे रखा है कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून जो कि आपके फंडामेंटल राइट का हनन करता हो। तो आर्टिकल 13 के अंदर आपको क्या होता है कि कौन कौन से लॉ इसमें दे रखे हैं। जैसे आर्टिकल 13 के ए में लॉ को क्या डिफाइन कर रखा है? वो परमानेंट लॉ जो कि इनेक्ट करा गया पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, या वो लॉ हो सकता है जो भी टेम्परेरी लॉ लाया गया है ऑर्डिनेंस इशू करने के बाद प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर के द्वारा, अगर ऑर्डिनेंस इशू करा है। ठीक। और काफी अच्छे से आपका जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, मतलब एक तरीके से आपके ऑर्डर्स निकाले गए हैं, रूल बनाया गया है, रेगुलेशन बनाए गए हैं। ये कोई एक नोटिफिकेशन ऐसी निकाली गई है, मान लीजिए कल कोई एक एग्जाम की नोटिफिकेशन ऐसी आ जाती है, वो डायरेक्टली आपके सवाल हनन कर रही है आपके फंडामेंटल राइट्स का, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक। तो नोटिफिकेशन, रूल, रेगुलेशन तो इस तरीके के होते हैं, तो उनके खिलाफ भी आप जा सकते हैं। कुछ नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज जो कि जैसे कि मतलब एक तरीके से, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कुछ लॉज का इस तरीके से हो रहा है ना? कुछ मतलब आपके जो है, ये आपके डायरेक्टली हनन देखने को मिल रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह से। ठीक। तो ये सब चीज। और एक जो काफी अच्छे से चीज जो कि हमने कल देखी भी थी, है ना? क्या देखी थी? कि आर्टिकल 13 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो लॉ काउंट नहीं होगा। एज अ लॉ काउंट उसको नहीं करेंगे, और एज अ लॉ उसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ठीक। कि जो आपका आर्टिकल 13 है, उसके अंदर जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, चाहे आपको 101वां संविधान संशोधन या 100वां संविधान संशोधन या 99वां संविधान संशोधन, ये लॉ की कैटेगरी में नहीं आते। इनको चैलेंज करा जा सकता है, जैसे कि बोला 1973 में किसने, केशवानंद भारती केस में, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करा जा सकता है। किन ग्राउंड्स पे? वही कि फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं और बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहे हैं, बट एज अ लो काउंट करके इनको नहीं करा जा सकता। मतलब कि आप इनको बोल रहे हैं कि हाँ, ये तो आर्टिकल 13 के अंदर आप उनको करना चाहें। ठीक। आर्टिकल 13 पहली बात इनको डायरेक्टली लो नहीं मानता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक। तो ठीक। तो आगे देख लेते हैं। अगर आप आगे चलेंगे तो आपको आर्टिकल 14 देखने को मिलता है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें, तो वो आपको कहाँ से देखने को मिलता है? बताइए, कहाँ से देखने को मिलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से देखने को मिलता है?
कहाँ से, एक बार ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए, मैं समझ जाऊँ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश। अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो ब्रिटिश से है, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो अमेरिका से है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का को एज अ पॉजिटिव कंसेप्ट लिया जाता है, और इक्वल मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को एज अ पॉजिटिव कंसेप्ट लिया जाता है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ को एज अ नेगेटिव कंसेप्ट लिया जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो डायरेक्टली बोल रहा है क्या, एक तरीके से, कि अगर मान लीजिए कि कोई एक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज का, हाइपोथेटिकली, कि अगर कोई व्यक्ति जनरल क्लास से बिलोंग कर रहा है और कोई व्यक्ति एक एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो आप दोनों को अगर समान रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देंगे तो वो गैप प्रॉपर मेंटेन रहेगा। मतलब मान लीजिए उन दोनों के बीच में गैप है, हाइपोथेटिकली, कि वो जो अमीर इंसान है उसके पास 100 करोड़ है, और जो एक गरीब इंसान है जो कि एससी कैटेगरी में आ रहा है उसके पास 1 लाख रुपए है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, पीछे से आके बैकिंग करती है, और बैकिंग करने के बाद दोनों को प्रॉपर, मतलब मान लीजिए कि उसको 50 करोड़ से सपोर्ट कर रही है, और फिर जो जनरल क्लास में उसको भी 50 करोड़ से सपोर्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो गैप तो बरकरार ही रहेगा। उसके पास 150 करोड़ हो जाएंगे, उसके पास वही कितने 50 करोड़ हो जाएंगे, तो गैप तो अभी भी 100 करोड़ के आसपास का ही है। ठीक है ना, 100 करोड़ के आसपास का ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव कंसेप्ट में क्या होता है, कि जो चीजें हैं वो उसको ही प्रोवाइड करी जाएंगी जिसको जरूरत है। मतलब आप सेम, मतलब आप सपोर्ट तो करेंगे, बट उसको सपोर्ट नहीं करेंगे जो पहले से ही सक्षम है। आप सिर्फ उसको सपोर्ट करेंगे जिसको आपको अपवर्ड लेके आना है, जिसको आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। ठीक, मतलब 100 करोड़ वाले इंसान को नहीं, आप 1 लाख वाले इंसान को सपोर्ट करेंगे जिसके पास 1 लाख रुपए, ताकि उसको भी बराबर लाके खड़ा कर दिया जाए 100 करोड़ वाले के बराबर। ठीक, इस वजह से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कंटेंट। ठीक, इसमें बोलता है ना, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, अगर अगर आप वहां पे देखते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि एक ब्रिटिश ओरिजिन कंसेप्ट है, और ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है ना। इसमें क्या होता है कि मतलब एक तरीके से कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं जा सकता, मतलब कानून के ऊपर चीजें नहीं होती हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि यार, जैसे अगर हम देखें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, क्या नाम है यार वो, 39A और 39B पावर देते हैं डायरेक्टली कि यू कैन मेक सम प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन, और वीकर सेक्शन में आपके वुमेन चिल्ड्रन वगैरह भी आ जाते हैं, और आर्टिकल 14 में वो चीज दे रखी है। तो फिर तो हम लॉ के ऊपर चले गए, लेकिन आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलता है कि आप किसी लॉ के ऊपर नहीं जा सकते हैं, कि नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी पर्सन कानून के ऊपर नहीं है। ठीक, चलिए ठीक है, इन्होंने ये बात बोल दी कि कोई भी पर्सन कानून के ऊपर नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं। अब यार, अगर वहीं पे मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूं, और मेरे को कोई वीकर सेक्शन के लिए चीजें बनानी है, तो मेरे को कानून के ऊपर तो जाना पड़ेगा। अब वन ऑफ द मेथड जो कि इंडियन गवर्नमेंट के पास है वो रिजर्वेशन के थ्रू वो चीजें करती हैं। तो ये वाला चीज कहाँ से हो गई है इसमें? मुझे तो कानून के ऊपर जाना पड़ रहा है ना। मतलब एक बाउंडेशन जो थी, जैसे आर्टिकल 14 की ही बाउंडेशन थी, उस बाउंडेशन के मैं ऊपर जाऊंगा तभी मैं प्रोवाइड कराऊंगा उन चीजों को। मैं अगर आर्टिकल 29 और 30 के अंदर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के लिए दे रहा हूँ, तो मैं आर्टिकल 14 के उसमें ही जा रहा हूँ, अबव द लॉ जा रहा हूँ मैं। ठीक, कुछ एक स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए मैं अबव द लॉ जा रहा हूँ। आप आर्टिकल 34 देख लीजिए, या आप आर्टिकल 361 देख लीजिए,
361 गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को आप एक अलग से पावर मिली हुई है, तो वो मतलब इम्यूनिटी मिली हुई है, तो वो फिर जब अगर कोई भी इंसान लो के ऊपर नहीं है तो वो कैसे लो के ऊपर है, तो वो गलत होना चाहिए था। ठीक, तो ऐसा नहीं है। तो ये इंडियन सिस्टम में तो नहीं चल सकता था काफी अच्छे से, जिसकी वजह से ये निगेटिव कंसेप्ट माना जाता है कि आप सबको एक समान अगर ट्रीट करेंगे तो जिसको जरूरत है वो कैसे ऊपर उठ के आएगा भाई, ये तो हमको बता दो। तो यहाँ पे कुछ भी एक स्पेशल प्रिविलेजेस एब्सेंस, मतलब इन द सेंस कि आपकी जो कोई भी एक स्पेशल प्रिविलेजेस आप किसी को देते हैं तो वो इसमें एब्सेंस होती है। ठीक, मतलब स्पेशल प्रिविलेजेस इन द सेंस कि अगर मैं वीकर सेक्शन को भी कुछ उठाने के लिए कुछ इस तरीके से चीजें करता हूँ या कुछ प्रोविजन लेकर लेके आता हूँ, तो वो चीजें नहीं होंगी, जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेरे को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये यूपीएससी 2017 में स्टेटमेंट भी यूज करा गया था क्वेश्चन में कि द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस इन एनी फेवर ऑफ एनी पर्सन। तो ये कहाँ से आपको देखने को इसके अंदर, इसके अंदर देखने को आपको मिलता है ये आपके, जो कि ब्रिटिश ओरिजिन इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ठीक, अगर आप देखें कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ के जो कंसेप्ट है वो आपको एवी डाइसी जो कि ब्रिटिश के जूरिस्ट थे उनका जो कंसेप्ट था एक रूल ऑफ लॉ, काफी अच्छे से वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आप क्या देख रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ वाले जो कंसेप्ट हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि यही जो ब्रिटिश ओरिजिन है, ये आपको काफी अच्छे से जो एवी डाइसी थे उनका जो एक कंसेप्ट था रूल ऑफ लॉ, उस पर काफी अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। क्या उन्होंने तीन एलिमेंट्स दिए थे अपने कंसेप्ट के। फर्स्ट एलिमेंट क्या दिया था उन्होंने कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसने क्या बोला था, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर दैट इज नो मैन कैन बी पनिश एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। कि किसी भी आर्बिट्री पावर मतलब इन द सेंस कि कोई भी इस तरीके से एक्सट्री मतलब जो कि चीजें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे, या इन द सेंस कि उनके पास एक जैसे इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है प्रेसिडेंट और गवर्नर को आर्टिकल 361 के अंदर, तो इस तरीके की कोई भी पावर नहीं होगी। और किसी भी मैन को, देयर इज नो मैन कैन बी पनिश, मतलब किसी भी मैन को पनिश नहीं करा जाना चाहिए जब तक वो कानून का हनन ना करे या कानून को ना तोड़े, है ना, एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, कि नो मैन कैन बी पनिश एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब जब अगर वो कानून को तोड़ देता है तब उसको पनिश करा जाए, वरना नहीं करा जाए। सेकंड उसका स्टेटमेंट क्या था रूल ऑफ लॉ के अंदर ही, कंसेप्ट जो था उसका सेकंड, उसने बोला कि इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन और टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोड। ठीक, अब इसने इसमें क्या बोलना चाहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली बोल रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लॉ एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोड। तो इसमें बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, जो कि एक तरीके से इन द सेंस कि सबके लिए समान बराबर है, चाहे रिच है चाहे पुअर है, चाहे ऑफिशियल है चाहे नॉन ऑफिशियल है। ठीक, तो जो इस तरीके के ऑर्डिनरी लॉज हैं तो वो आपके ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करे जाएंगे। ठीक, उनके द्वारा ऐसा समझ लो इंटरप्रिटेशन करे जाएंगे, ऐसा मान। ठीक, और वहीं पे जो थर्ड है, द प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड एज एनफोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ rather than the constitution being the source of individual right। अरे यार ये तो सबसे पहली बात ही गलत हो गई है। भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ही इंडिविजुअल राइट का सोर्स है, समझे। इंडिविजुअल राइट से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, हमारे अधिकार भारतीय संविधान का वो नहीं है सोर्स। जैसा कि इसमें बोल रहा है थर्ड में, हमारा इंडियन सिस्टम के अंदर हमारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आए हैं, हमारे अधिकारों की वजह से संविधान नहीं बना है। ठीक, ये हमारे अधिकार संविधान से निकलते हैं, हमारे अधिकारों की वजह से संविधान नहीं बना है। ठीक, तो यहाँ पे प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल की जो बात करी गई है ना, वो नहीं यार, गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज है ही नहीं कि जो सोर्स है इंडिविजुअल राइट्स के वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, है ना। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स है हमारे यहाँ एक आम इंसान के राइट का।
ठीक, हमारे आम इंसान के राइट से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। ओके, तो अगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस देखी जाए इक्वालिटी से रिलेटेड, तो आपको आर्टिकल 361 में देखने को मिल जाएगा, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है ना। आपको इम्यूनिटी किसमें प्रोवाइड होती है? एक तो गवर्नर और प्रेसिडेंट में। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड आर्बिट्री लॉ। मैम, ऑर्डिनरी लॉ क्या हो सकता है? जो कि एक तरीके से आपके ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया हो कोई भी। आर्टिकल 123, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस लाके एक लॉ पास कर दिया, गवर्नर ने आपको ऑर्डिनेंस लॉ पास कर दिया। लेकिन वहीं पर आर्बिट्रेरी लॉ की एक एक्सट्रीम पावर वाला, कि मान लीजिए कल को पार्लियामेंट अपने आप में ऐसे समझ लेती है कि वही सब कुछ है, और किसी एक लॉ को ऐसे ही इनेक्ट कर देती है ना। मतलब उसको पास एक ऐसी पावर आ जाए, अंधाधुंध वाली पावर एक तरीके से, है ना। तो इस तरीके की चीजें नहीं आपको देखने को मिलेंगी। मतलब अंधाधुंध इन द सेंस कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, फिर मैं, अगर मैं रात को दिन बना दूं, दिन को रात बना दूं, ऐसी वाली चीज। ठीक, तो अगर जैसे आप एक्सेप्शन देखते हैं इक्वालिटी के, तो आपको इक्वालिटी का क्या एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को आर्टिकल 361 के अंदर कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है। क्या इम्यूनिटी मिली हुई है? क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारा जो इक्वालिटी का जो नियम है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक, उसमें कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होते हैं वो आंसरेबल नहीं होते हैं किसी कोर्ट को, जो भी उन्होंने एक तरीके से कुछ भी वर्क करा है या कोई भी अपनी पावर या ड्यूटी का परफॉर्मेंस करा है। ठीक, लेकिन कि इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं। ठीक, एक तरीके से जब तक वो अपने अपनी पोस्ट पे हैं, या अपने प्रेसिडेंट और गवर्नर, कोई भी अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता प्रेसिडेंट और गवर्नर को, या कोर्ट के द्वारा इस तरीके से इशू नहीं करा जा सकता है उनके टर्म के दौरान। कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ उनके ऑफिस के टर्म के टाइम पे। ठीक, बट उनको इन द सेंस कि उनको एक नोटिस इशू करा जा सकता है, वो भी सिविल मैटर्स में 2 महीने का मतलब नोटिस। ठीक, और क्या एक्सेप्शन मिले हुए हैं? और एक्शन, और आपके अंदर एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 361 ए के अंदर कि कोई भी पर्सन लायबल नहीं है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, मतलब इन द सेंस कि उनके कौन, और वो कौन पर्सन है जिनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती हैं। वो है कि जैसे कि आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ लेजिस्लेचर है, उनका कुछ कल को इश्तेहार निकल के आ जाता है चीजें, तो कल को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस तरीके से कोई भी समन वगैरह इशू नहीं करेगा, अरे भाई तुमने इसमें क्या कर दिया, आपको देखने को मिलेगा ना। जो फिर हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, उसमें तो आपको ओवर रूल देखने को मिलेगा। देर इज नो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा ही नहीं पावर में से, ना। तो ठीक है, और कुछ इस तरीके से क्या है, आर्टिकल 105 की जो कोई भी पार्लियामेंट होता है, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है कोई भी, तो वो किसी भी प्रोसीडिंग्स के लिए किसी भी कोर्ट में, मतलब इन द सेंस कि उसने पार्लियामेंट में कुछ वोट दिया हो या पार्लियामेंट में उसने कुछ कहा हो, तो आर्टिकल 105 के अंदर में उसके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं। सेम स्टेट लेजिस्लेचर में, मतलब कुल मिला के जो ये सांसद या विधायक वगैरह होते हैं, अगर वो पार्लियामेंट में किसी को भी वोट देते हैं या वो कुछ भी बोलते हैं स्पीच वगैरह में, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है उसमें। ठीक, जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने वही अपना रखा है, ऐसा बोलते हैं लोग कि आप वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह की जो बुराई वगैरह है वो विधानसभा में करते हैं। अभी उन्होंने तंज कसा था ना, किसने, ये नितिन गडकरी ने शायद, कि अब तो उनके खिलाफ फिर प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकती हैं। अच्छा चलिए ठीक है। एक आर्टिकल 31 सी एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का, ये क्या करता है, ये आपका प्रोवाइड करता है एक तरीके से कि आप वीकर सेक्शन के लिए एक तरीके से कुछ बना सकते हैं, रूल्स वगैरह अगर आप बनाना चाहें तो। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बोली थी
व्हेन आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोस आउट, क्योंकि आर्टिकल 31C आपको राइट, वो जो इक्वलिटी वाला राइट है उसके अब जाकर चीजों को कर रहा है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 जिस टाइम पे आर्टिकल 31C आ जाता है तो वो तो भाई बाहर निकल जाता है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। अब आके देख लेते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है बेसिकली। आर्टिकल 15 कुछ नहीं है, आपके डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है कि स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक। किस बेसिस पे, उसने आपके 5 दे रखे हैं, 5 बेसिस, ठीक। अब 5 बेसिस में क्या है कि मतलब बेसिकली इन 5 पे तो बिल्कुल नहीं होंगे, इफ अगर अदर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, क्योंकि अदर डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलते हैं अदर ग्राउंड्स पे। लेकिन ये कौन से ग्राउंड है जिन ग्राउंड्स पर अभी आपको देखने को मिल रहा है, एक तो आपका क्या, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीजों पे तो आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जा सकता काफी से, ठीक। कि अगर कोई बोले कि इनके अलावा करा जा सकता है, कि हाँ ठीक है, इन ग्राउंड्स के अलावा अगर कुछ ग्राउंड्स होते हैं तो उन पर करा जा सकता है, जैसे कि यूपीएससी का ही देख लीजिए। यूपीएससी क्या निकालता है, यूपीएससी क्राइटेरिया निकालता है 21 साल का। तब आप ये बोलेंगे कि 21 साल से नीचे वाले के साथ तो भेदभाव कर रहा है, तो एग्जैक्टली वो किसी 5 जो मेंशनड वो हैं उन पर तो भेदभाव नहीं कर रहा है ना। जो आप ये 5 मेंशनड प्रोविजंस हैं आर्टिकल के अंदर, उन पे तो नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा इतना भी भेदभाव नहीं है जिससे कि आपके समाज में एक गलत मैसेज जाए, ठीक। तो उन 5 ग्राउंड के अलावा अगर करना चाहे तो काफी अच्छे से कर सकता है। मान लीजिए फिजिकल क्राइटेरिया निकाल देती है कोई, जॉब के अंदर फिजिकल क्राइटेरिया होता है कि आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, आपका मतलब बेसिकली इतना वेट होना चाहिए, ठीक। इस तरीके से क्राइटेरिया निकलते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। सर क्वेश्चन भी पूछो। मैं क्वेश्चन तो पूछूंगा, एक सेकंड रुकिएगा। मैं अपना एक नोट ढूंढ रहा हूँ यार, वो मैंने बहुत अच्छे से बनाए थे, उसमें मैंने चीजें लिख रखी थी, तो मैं सोच रहा था आपको उसकी भी कुछ जानकारी इनकलकेट कर दूं मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ रख दिया था। एक सेकंड दीजिए, मैं कभी देख ही लेता हूँ, क्योंकि उसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें मैंने लिख रखी हैं। चलिए ठीक है, मिल गया। तो इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी चीजें लिख रखी हैं, तो मैं सोचा कि इसमें से भी कुछ चीजें कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आर्टिकल 15 का तो ये हमने देख लिया था। अच्छा ये बताइए, आर्टिकल 15 का क्लोज टू क्या बोलता है। व्हाट इज आर्टिकल 15 का क्लोज टू। आर्टिकल 15 क्लोज का टू ये बोलता है कि ये जो प्रोविजंस हैं, ये रेस्ट्रिक्शन, हाँ आर्टिकल 15 का क्लोज टू रेस्ट्रिक्शन, जैसे आर्टिकल 15 क्लोज में उसने ग्राउंड्स दे दिए, तो ये ग्राउंड्स आपके स्टेट एंड इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हैं, है ना। इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, ठीक। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिंपल आपको बोल दूं कि दिस मतलब दिस रेस्ट्रिक्शन इज ओनली अगेंस्ट द स्टेट, नहीं, अगेंस्ट द स्टेट एंड द अगेंस्ट द इंडिविजुअल ऑल्सो, ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना है। एक आर्टिकल 15 का क्लोज 3 आपका एक्सेप्शन देखने को मिलता है। डायरेक्टली क्या बोलता है उसका स्टेटमेंट बताता हूँ। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि कोई भी आर्टिकल इस तरीके से चीजों को प्रिवेंट नहीं कर सकता स्टेट को कि वो इन सब मतलब जो स्पेशल प्रोविजन कुछ वुमेन या चिल्ड्रन के लिए नहीं बनाए तो वो बना सकता है। अब आप उसको इन ग्राउंड्स पे नहीं बता सकते हैं, उसको डिस्क्रिम मतलब इन ग्राउंड्स पे आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ठीक नहीं।
वो क्योंकि उसने आर्टिकल 15 क्लोज 3 ऐड कर दिया, उसने एक्सेप्शन दे दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल प्रिवेंट, मतलब कोई भी जो कि इस आर्टिकल के अंदर जो चीजें मेंशन है वो आपके स्टेट को मतलब एक तरीके से रोकते नहीं है कि वो स्पेशल प्रोविजन बनाए वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 15 का क्लोज 4 डायरेक्टली स्पेशल प्रोविजन की पावर दे देता है। सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड, मतलब इन द सेंस अगर आप देखते हैं इसमें क्या बोलता है कि जो आर्टिकल 15 का क्लोज 4, it empowered the state to make special provision for the advancement of social and educational backwardness of citizen including SC and ST। मतलब कि आप अगर कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहें सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस के खिलाफ, ठीक, तो आप उसको काफी अच्छे से, चाहे वो आपकी एससी हो या एसटी हो, ठीक। आर्टिकल 15 क्लोज 3 में चीजें थी वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड। आर्टिकल 15 क्लोज 4 के अंदर चीजें हैं आपकी एससी एसटी और अदर बैकवर्ड क्लास के प्रोविजन से रिलेटेड। तो ध्यान रखना, कभी बोलो कि ऊपर वाले में भी तो सेम ही था, नहीं, ऊपर वाला था वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 15 क्लोज 4 है आपके ओबीसी एससी एसटी से रिलेटेड। ये प्रोविजन आपके ऐड हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, है ना। यार मैं ज्यादा ही डीप लेने जा रहा हूँ कि मैं रिवीजन पर्सपेक्टिव से करना चाह रहा था और मैं हवा हवा में इतना बह जाता हूँ कि ज्यादा डीप में चला जाते हैं फिर। ठीक, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल आर्टिकल 15 का क्लोज 5 जो कि आपके इंट्रोड्यूस हुआ था 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत, इसमें क्या बोला था कि स्टेट जो है वो आपके स्पेशल प्रोविजन बना सकती है ना, कि सिटीजन से रिलेटेड जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, वो आपके मतलब जो एडमिशन होता है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उसमें आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी आएंगे, चाहे वो फंडेड है नहीं फंडेड है, ठीक। मतलब जो ये प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी लागू होगा। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे आपका प्राइवेट हो चाहे आपका पब्लिक हो। तो अगर रिजर्वेशन 27% ओबीसी को मिल रहा है तो वो पब्लिक में भी मिलेगा प्राइवेट में भी मिलेगा। ये पावर कौन देता है? आर्टिकल 15 का क्लोज 5 देता है ये वाली पावर। बट आप माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये चीज नहीं कर सकते हैं। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑलरेडी भाई वो माइनॉरिटी के लिए, और उसके अंदर भी आप फिर रिजर्वेशन देंगे? अरे यार क्या बात कर रहे हो, वो तो खुद ऑलरेडी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद माइनॉरिटी के लिए, उसमें क्या रिजर्वेशन दोगे आप किसको? ठीक। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट मतलब जो रिजर्वेशन अब आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी देखने को मिलता है, आर्टिकल 15 का क्लोज 5 आपको वो प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए। प्राइवेट में अलाउ है, यस मैम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट में अलाउड है। ये आर्टिकल 15 का क्लोज 5 दे रहा है ना, चाहे वो आपका फंडेड हो नॉन फंडेड हो, चाहे वो आपका फंडेड स्कूल हो कि नॉन फंडेड हो, बट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा तो वो माइनॉरिटी के लिए ही है ऑलरेडी, तो उसमें आप किसको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे? ठीक। और आगे देख लेते हैं, आगे चीजें क्या है। आर्टिकल 16 को देख लेते हैं, है ना। और आपको ये तो पता होगा ना कि ये क्रीमी लेयर में जो व्यक्ति आते हैं उनको बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता है ओबीसी के, मतलब इन द सेंस की क्रीमी लेयर में क्या, यदि आप ग्रुप ए वगैरह ग्रुप बी की नौकरी में, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ओबीसी की जो कैटेगरी है जिसमें डिवाइडेशन है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलता है बेनिफिट। ठीक। तो ये ओबीसी के क्रीमी लेयर से, नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही मिलता है। वो ऐसा समझ लो वो ओबीसी के जनरल कैटेगरी है और कुछ नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 16 को देख लेते हैं। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। जैसा आप लोगों को पता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि आपको अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जा रहा है तो आपको यूपीएससी मान लीजिए, यूपीएससी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर।
आपको क्या नहीं कर सकती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है कि अरे यार ये तो इस राज्य से निकल के आ रहा है, इसको हम नहीं देते हैं, ये आईएएस वगैरह नहीं बनाते हैं, इसको छोड़िएगा, हमको नहीं बनाना है इसको। ऐसा नहीं करता है। ठीक, इस तरीके से चीजें नहीं होती। ओके, आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे क्या देख लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन आप लोग बताना। अभी मैंने आर्टिकल 15 के ग्राउंड बताए और आर्टिकल 16 के ग्राउंड बताए। आर्टिकल 16 में एक ग्राउंड एक्स्ट्रा है, वो ग्राउंड कौन सा एक्स्ट्रा है बताइएगा। वो ग्राउंड कौन सा एक्स्ट्रा है। निगाह, रेसिडेंस, डिसेंट। डिसेंट वाला ग्राउंड आपका क्या है, एक्स्ट्रा ग्राउंड है। ठीक, अगर वहीं पर आर्टिकल 16(2) क्या बोलता है कि जो आपके आर्टिकल 16(2) में डायरेक्टली बोला क्या कि जितने भी आपके क्राइटेरिया हैं, जो भी आपके ग्राउंड है, जो कि ये रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, ये जो ग्राउंड्स हैं ऑल ओवर, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में ये आपको एलिजिबल है। मतलब इन द सेंस कि जो एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, मान लीजिए एंटी नरेगा वगैरह में, तो उनके खिलाफ चीजें अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है तो दिस आर्टिकल 16 इज एप्लीकेबल अगेंस्ट दैट प्रोविजन। ठीक, एक एक्सेप्शन है आर्टिकल क्लोज 3 कि वो पावर को, मतलब पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी तरीके के एक लॉ बना सकती है जिसमें कि वो रेसिडेंस एक एज अ ग्राउंड मतलब क्वालिफिकेशन रख दे, है ना, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कि किन्हीं जॉब्स के अंदर रेसिडेंस एज अ ग्राउंड रखा जा सके, है ना। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किन्हीं जॉब्स में रेसिडेंस एज अ ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन रख सकती है। जैसे कि आपको एक मुल्क रूल देखने को मिलता था हैदराबाद वगैरह में, ठीक, इंडिपेंडेंस से पहले। तो यानी कि वहां के लोकल्स को ही वो काफी अच्छे से जॉब प्रोवाइड करी जाती थी। अब जब जॉब प्रोवाइड करी जाती थी तो लोगों ने उसको आर्टिकल 16 क्लोज 2 के तहत उनको क्या करा, चैलेंज करा कि यार ये तो इस तरीके से हमको मतलब वायलेट कर रहे हैं अदर लोगों को। तो उन चीजों को स्मूथ वे में चलाने के लिए सरकार ने आर्टिकल 16 क्लोज 3 का एडिशन कर दिया कि हाँ, पार्लियामेंट एम्पावर है कि वो इस तरीके का कानून बना सकती है। ठीक, तो ध्यान रख लेना। डिसेंट वन, हाँ एग्जैक्टली, डिसेंट वन कि तुम तो राजशाही परिवार से बिलोंग करते हो, जैसे जयपुर में होता है। जयपुर के राजशाही परिवार अब भी चल रहे हैं ना, अरे भाई तुम तो राजशाही परिवार से हो, तुमको हम आईएएस वगैरह नहीं बनेंगे, छोड़िए तुम अपने घर रहिए, है कि नहीं, कि भाई तुम्हारे पूर्वज तो पाकिस्तान चले गए, हम तुमको नहीं बताएंगे ये सब। ठीक, आर्टिकल 16 क्लोज 4 डायरेक्टली एम्पावर करता है स्टेट को कि वो लॉ बना सकती है रिजर्वेशन से प्रोवाइड, मतलब इन द सेंस की रिजर्वेशन इन जॉब्स अगर देखते हैं, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस फॉर गवर्नमेंट जॉब। ठीक, ये बेसिकली आपको इस चीज से रिलेटेड आपको क्या देखने को मिलेगा, है ना। आर्टिकल 16 क्लोज 4 वो है जिसके बिना आपका रिजर्वेशन काफी अच्छे से पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसका ही यूज करके आप काफी अच्छे से रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। जॉब्स वगैरह में भी अगर आप जैसे प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो इसके मतलब अगर आर्टिकल 16 क्लोज 4 ऐड नहीं होता तो ये आप इस तरीके से नहीं प्रोवाइड कर सकते थे, क्योंकि यही तो एम्पावर कर रहा है ना स्टेट को कि वो इस तरीके का कानून बना सकती है रिजर्वेशन से रिलेटेड बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक, जो कि क्लोज 4 डायरेक्टली एड ऑन होने के बाद ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है। फिर आपको पता है इंदिरा स्वामी केस आया 1992 में कि भाई आप क्या करेंगे कि 50% का कैप पार नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको 50% नहीं पार करना चाहिए। लेकिन वहीं पे जिस टाइम पे ईडब्ल्यूएस को इंदिरा स्वामी केस के ग्राउंड पे चैलेंज करा गया, आपको पता है रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बता दी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये चैलेंज कराया गया था, वन ऑफ द ग्राउंड यही था कि इंदिरा स्वामी केस के 50% के कैप को एक्सीड कर रहा है, बट उसमें जस्टिस एम बेला वगैरह ने
मतलब 3-2 के रेशियो से जब ये जजमेंट आया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंदिरा स्वानी केस की जजमेंट को ये वायलेट कर रहा है, क्योंकि इंदिरा स्वानी केस की जो 50% की कैप है, वो बेस्ड है कि आप एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन जो प्रोवाइड करेंगे 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। देर इज नो क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक एंड दिस रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इंदिरा स्वानी केस डज नॉट स्पीक अबाउट इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कि उन्होंने वो जो 50% का कैप लगाया था वो आपके सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड पे लगाया था, इकोनॉमिक पे नहीं था, तो इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। ठीक। तमाम और चीजों पे एलिगेशन लगाई गई थी ईडब्ल्यूएस में। ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके। आर्टिकल 17 पे आ जाते हैं। देख, आर्टिकल 17 क्या है? एबोलिशन ऑफ की अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपको देखने को मिलता है काफी अच्छे से, कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन द सेंस कि आप किसी भी तरह की छुआछूत वाली प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, बट अनटचेबिलिटी आपकी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा बस। अनटचेबिलिटी आपकी कहीं भी डिफाइंड आपको देखने को नहीं मिलेगी, अगर आप देखते हैं कहीं भी। ठीक। और अगर कोई बोलना चाहे क्या कि अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट को क्या किसी एक पर्सन ने अगर अनटचेबिलिटी करी है तो मैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ? यस, बिकॉज आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अनटचेबिलिटी चीजें हो रही हैं, वो तो ठीक है, उसके खिलाफ तो आप जाएंगे, लेकिन अगर मैंने ही कुछ इस तरीके से किसी सामने वाले पर्सन को अनटचेबिलिटी मतलब कर दिया है, इन द सेंस कि कुछ इस तरीके से चीजें बोल दी है ना, और उसके खनन हो रहा है अधिकार का, उसको मतलब एक तरीके से छुआछूत को बढ़ावा मिल रहा है मेरे कुछ बोलने से, तो मेरे खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। यार मैं यहाँ पे वो शब्द बोल तो नहीं सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में अभी कुछ साल पहले केस देखने को मिला था कि नॉर्थ ईस्ट में, आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट वाली लड़कियों को इन सबको एक वियर्ड शब्द से बुलाया जाता था, जिसके बाद उनके खिलाफ कंप्लेन दायर हुई, दिल्ली पुलिस ने उनको काफी अच्छे से कूटा हुआ था, पूरी रात को जम के उनकी धुलाई करी, फिर उनके मतलब तमाम चीजें हुई, और आपको पता होगा जो मैं चीज बोलना चाह रहा हूँ, कि उनको किन वियर्ड वे में उनको बोला जाता था। ठीक। अगर कोई भी व्यक्ति आज इस तरीके की चीजें बोलता है तो डायरेक्टली आपको अंदर कर दिया जाएगा। ठीक। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल देखने को मिलता है आर्टिकल 18 में। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल इन द सेंस कि क्या, कि आप जैसे वो लगाते हैं ना कि जो भी आपको टाइटल्स वगैरह दिए गए हैं, ये नेशनल अवार्ड, पद्म अवार्ड वगैरह, फिर आप अपने नाम के आगे लगा लें कि हाँ कि पद्मश्री ये नाम दे दिया, या पद्मश्री ये, इस तरीके से आप लगाते हैं ना, जैसे आप डॉक्टर वगैरह लगाते हैं या एडवोकेट वगैरह लगाते हैं। ठीक। तो आप इस तरीके का टाइटल वगैरह इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे आपको पता है आर्मी में भी होता है ना, एवीएसएम बीवीएसएम, इस तरीके से आपके नाम लेके बुलाया जाता है, गवर्नर जन मतलब गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल, ये लेफ्टिनेंट मेजर जनरल, इनको ये दिया जाता है। ठीक है। तो उस तरीके के एवोल्यूशन है टाइटल का, कि जैसे बोल दिया जाए, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया मान लीजिए, वो पीछे राजा परिवार से, राजशाही परिवार से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने आप के आगे राजा लगा ले कि राजा राज आदित्य, मतलब क्या, ज्योतिरादित्य सिंधिया, या कुछ भी ए टू जेड, तो इस तरीके के टाइटल्स का एवोल्यूशन करा गया। बट अगर कोई लगाता है तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको वो जेल में डाल दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा। एक सेकंड रुकता है। कि अगर कोई लगाता भी है इन टाइटल्स को, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको जेल में डाला जाएगा, कुछ करा जाएगा। बट जैसे कि एक केस हुआ था, बालाजी राघवन केस 1996, 1996 में एक बालाजी राघवन केस हुआ था, उसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई नेशनल अवार्ड वगैरह के टाइटल्स लगा रहा है तो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ठीक।
बिकॉज वो किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज करके मिले हैं, मतलब इन द सेंस कि उसकी परफॉर्मेंस की आउटस्टैंडिंग चीजों को देखने के बाद मिले। तो ये बालाजी राघवन केस में जो ये नेशनल अवार्ड विनर्स होते हैं, तो वो अगर लगाना चाहें तो ही और शी कैन डायरेक्टली यूज देम। लेकिन आर्टिकल आर्टिकल 18 का क्लोज 3 डायरेक्टली आपको प्रोहिबिट करता है कि आप कोई भी फॉरेन टाइटल इन द सेंस नहीं ले सकते हैं। प्रोहिबिट सिटीजन फ्रॉम रिसीविंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। आर्टिकल 18 क्लोज 3 डायरेक्टली प्रोहिबिट करता है फॉरेनर को जो कि भारत में एम्प्लॉयड है, भारतीय गवर्नमेंट के अंदर, है ना, तो वो किसी भी स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता है बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के। उसको मतलब कंसेंट कर लेना पड़ेगा किससे, प्रेसिडेंट से, कि अगर कोई राज्य उसको क्या दे रहा है, एक टाइटल दे रहा है किसको, फॉरेन नेशनल को जो कि भारत के अंदर जॉब कर रहा है, ठीक, तो उसको प्रेसिडेंट से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, अगर कोई यूज भी कर लेता है तो देर इज नो प्रोविजन ऑफ कि हाँ कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको इतने साल की सजा हो जाएगी, कुछ नहीं। ठीक। तो भाई आर्टिकल जो है रिलेटेड टू मतलब किससे, आपके इक्वालिटी से, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स तो खत्म होते हैं। आगे स्टार्ट होगा आपका राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। ठीक। आर्टिकल 19 से 22 स्टार्ट होंगे तो उनको देख लेते हैं। अभी देखने हैं तो बताइए, नहीं देखने हैं तो बताइए। 8:30 हो गए, मीन्स कर सकते हैं टाइटल का यूज। मैम देखिए, अब भारत या इंडिया में वो चीजें काफी अच्छे से होती हैं, मतलब आप खुद समझ सकते हैं, कानून होने के बाद भी कानून तोड़े जाते हैं, इसके खिलाफ तो कोई कानून ही नहीं है, है ना। कानून होने के बाद कानून तोड़े जाते हैं, इसके खिलाफ तो कोई सजा भी नहीं है। तो अगर यूज करना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है? ना ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना ही हाई कोर्ट जा सकते हैं, कहाँ जाएंगे, है कि नहीं। वो इंसान की इंसानियत है, वो यूज नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानून लाने के बाद भी तो डर नहीं है ना, है कि नहीं। तो इस चीज को देखिएगा। आर्टिकल 19 करूं, बोलो। क्या बोलते हो आप लोग? हकुना मताता मैम, श्रीलिपि मैम, मनी मैम, सुमन सौरभ जी, श्री कृष्णा मैम, टाइम इज रनिंग मैम। भाई मैं तो आज डायरेक्ट एकदम 7:30 बजे उठा, उठ तो पहले ही गया था लेकिन मैं ऐसे लेट आ रहा और 7:30 बजे आँख खुली फिर। कल से करते हैं, कल करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सही। थैंक यू सो मच।